हाँ जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बाद हम एग्जांपल्स कवर करेंगे। पहले हम ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन हम ले रहे हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स CrNH3 होल 6 और 3+ चार्ज है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है बिकॉज ये यूनिडेंटेड लाइगेंड है और 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, तो ये इसके अंडर आएगा ऑक्टाहेड्रल के अंडर। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकती है या sp3d2 हो सकती है। अब हमने ये देखना है कि D2sp3 आता है या sp3d2 आएगा। सबसे पहले हमने जो मेटल है क्रोमियम, इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है ये 3d5 होता है इसमें, और 4s कितना होता है 1। तो हम ये लास्ट पहले 3d5 एंड 4s1 बनाएंगे और साथ में हमने p ऑर्बिटल लेने हैं, 4p ऑर्बिटल लेना है। दिस इज 4p 4s और ये हमारा है 3d ऑर्बिटल। 3d5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल करेंगे एंड 4s कितना होता है 1 होता है। और इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 3, तो 3+ आयन की फॉर्मेशन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें से रिमूव करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन में से तो एक ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उसके बाद 3d में से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। इसका मतलब Cr3+ में यहाँ पे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखी Cr3+ की तो 2 d ऑर्बिटल यहाँ एम्प्टी हो गए, एक s ऑर्बिटल यहाँ एम्प्टी है और ये 3 p ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 होएगी बिकॉज पहले वाला जो d ऑर्बिटल है वो यहाँ पे हमें 2 d ऑर्बिटल्स यहाँ पे एम्प्टी मिल रहे हैं। तो अगर पहले हमें 2 d ऑर्बिटल्स एम्प्टी मिल जाते हैं तो हम जो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कवर करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा D2sp3 6 हमारे पास ये हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, एंड दीज आर एम्प्टी होने चाहिए ये वाले। और इनमें जो है लाइगेंड हमारे पास है अमोनिया, तो 6 अमोनिया लाइगेंड्स जो हैं वो इनमें अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेंगे और इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स हमारा है वो बन जाएगा विद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ पे हम ऐसे दिखा देंगे कि ये इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे एंड हेंस हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो कॉम्प्लेक्स की कौन सी बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है दिस वन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर दिखा रहा है बिकॉज देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो इस तरीके से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एग्जांपल्स को हमने कवर करना है। अब आते हैं सेकेंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ फेरीसाइनाइड आयन। फेरीसाइनाइड आयन होता है FeCN होल 6 3-। अब इसमें भी पहले Fe की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो होती है 3d6 4s2। उसके बाद हमने लिखना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, 3+ आएगी। फिर Fe3+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे ग्राउंड स्टेट में से। ये है 3d 4s एंड दिस इज 4p। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2 और 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किए, एक ये वाला रिमूव किया, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 2 d ऑर्बिटल्स यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, तो इस केस में क्या होएगा, लाइगेंड डिसाइड करेगा कि ये वाले ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे बॉन्डिंग में या नेक्स्ट वाले 4d वाले हमने ऑर्बिटल्स को लेना है। ये लाइगेंड पे डिपेंड करता है। ये लाइगेंड CN जो है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, पेयर कर सकता है। जबकि ये थ्योरी हमारी बेस्ड है ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट में यहाँ एक्चुअल में जो उसका मैग्नेटिक करैक्टर है वो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता है। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचता है
तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आएगी। और ये हमारे पास आ जाते हैं 6 empty d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इनमें जो है Cn जो है लाइगेंड 6 जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और इस तरीके से ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में कौन सी लेनी है हमने, d2sp3 लेनी है। सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है बिकॉज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये स्लाइटली क्या होएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्लाइटली पैरामैग्नेटिक करेक्टर होता है इस कॉम्प्लेक्स का। तो ये हमारी 2 एग्जांपल्स होगी जिसमें अभी हमने ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ जो है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को कवर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की है, फॉर्मेशन ऑफ फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयन होता है FeCN6 4- होता है। अब इसे सेंट्रल जो हमारा मेटल है वो कौन सा है, Fe। तो पहले हम Fe की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर होता है 26। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 एंड 4s2। इसका 4p बना रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे 6 लाइगेंड्स हैं तो हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री चाहिए। तो 6 ऑर्बिटल हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एम्प्टी चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले Fe 3d6 4s2 3d 4s और ये हमारा हो गया 4p ऑर्बिटल। इसके बाद हमने एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब Fe जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में इस कॉम्प्लेक्स में है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो ये Fe2+ आता है। तो Fe2+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो इसमें से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं तो किस ऑर्बिटल में से हम रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, 4s में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब 6 हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑर्बिटल्स चाहिए हमें एम्प्टी। तो ये 4 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। अब हमने ये देखना है कि नेक्स्ट वाला d ऑर्बिटल हमने यूज़ करना है कि ये वाले 2 d ऑर्बिटल्स को हम एम्प्टी करवाएं। क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवाता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, उनको क्या करता है, पेयर अप करवाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाते हैं तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी जब हम यूज़ करेंगे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 3d में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर अप हो जाएंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कंबाइन हो जाएंगे और ये 2 d ऑर्बिटल्स हमारे क्या हो जाएंगे, एम्प्टी। और इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में जो Cn लाइगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा d2sp3। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी हमारी, d2sp3। d2sp3 का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी और यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होएगा। तो जब लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग। अभी एग्जांपल स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स की आप याद कर लो, Cn एंड CO। कार्बोनिल CO एंड Cn क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और जितने हैलोजन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वीक लाइगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 4th एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ COF6 आयन। कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये 3d7 होएगा एंड 4s2। थ्री डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स।
और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कोबाल्ट की, ये हमारे पास आएगी 3 आएगी, तो CO3 प्लस आयन बनेगा। CO3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 1 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेंगे, तो 3D में हमारे पास रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब F जो है हमारा वीक लाइगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर सकता, तो इस केस में हमें जो है नेक्स्ट जो d ऑर्बिटल है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम नेक्स्ट वाले d ऑर्बिटल्स 4D के बनाएंगे, यहाँ 4D लिख लेते हैं। तो अब लाइगेंड हमारा है F माइनस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होएगी, बिकॉज यहाँ पे आउटर वाले ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये यूज़ में आएंगे फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो F अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन d ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा, तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी इस केस में sp3d2। लेकिन ये भी ज्योमेट्री कौन सी बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, बट इस केस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हुए, तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं हमारे पास, अनपेयर हैं, तो दिस इज हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हैं, अनपेयर हैं यहाँ पे, तो ये हाईली क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो इसका रीज़न ये है कि F माइनस क्या है, वीक लाइगेंड है, तो वीक लाइगेंड होने की वजह से ये अनएबल है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवाने के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रह जाएंगे, तो इसको आउटर वाला d ऑर्बिटल अब यूज़ करना पड़ेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो हमने एग्जांपल्स की हैं इसमें कहीं पे हमारे लो वाले d ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, कहीं पे हमारे हाई वाले d ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, तो बनते दोनों केसेस में क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन दोनों में अब डिफरेंस क्या आता है, ये डिफरेंस अब हम पढ़ेंगे। इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। इनर मतलब इनसाइड वाला d ऑर्बिटल, आउटर का मतलब जो आउटसाइड वाले हैं d ऑर्बिटल्स, उनको अगर यूज़ में लाया जाता है फॉर बॉन्डिंग, तो कॉम्प्लेक्सेस कौन से बनते हैं, इनर एंड आउटर d ऑर्बिटल। अब पहले पढ़ते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में इनर जो है n-1d ऑर्बिटल ये यूज में आता है, ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर d2sp3, पहले d लिखने का मतलब n-1d ऑर्बिटल है ये, फॉर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड आर कॉल्ड, ऐसे वाले जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो जिसमें भी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होएगा, हमारा इनर ऑर्बिटल। अब एक चीज़ और इसमें हमने करनी है, ऐसी जो एग्जांपल्स हैं, ऐसे जो केसेस हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल, ये हमारे पेयर अप होते हैं ताकि जो n-1d ऑर्बिटल जो है वो हमारे वेकेंट हमारे पास हो, ताकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सके। तो इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर पेयर। सो ज़्यादातर केसेस में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो या तो होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं या वीकली पैरामैग्नेटिक होते हैं, बिकॉज इनमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर बचते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये डायमैग्नेटिक होते हैं और दे विल हैव लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को अब हम एक और नाम देने लगे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाए या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाए, ये एक ही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिसमें लार्ज शेल वाले d ऑर्बिटल्स यूज में आते हैं, उसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर
orbital complexes are formed by outer nd orbitals. इसमें n-1 नहीं है, ये आउटर वाले शेल का ही d ऑर्बिटल है, तो nd ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज में आते हैं फॉर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. इनको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं. द कॉम्प्लेक्स विल हैव, यहाँ पे बिकॉज आउटर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इनर डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज इट इज रह जाएंगे. सो द कॉम्प्लेक्स विल हैव लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की इनकी, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे, अनपेयर्ड होंगे. सो दीज complexes are also called, because large number of unpaired electron है, तो these complexes are also called high spin complexes. इनको हम एक और नाम दे देंगे, that these are called high spin complexes. तो जब भी हमारे पास 6 ligands हैं, coordination नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री तो हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि ये नहीं पता कि D2sp3 बनाना है हमने, कि sp3 D2 कॉम्प्लेक्स बनाना है, इनर ऑर्बिटल बनाना है कि आउटर ऑर्बिटल बनाना है. इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं. CrCN6 3+, ये एग्जांपल इसकी है. इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो अभी एग्जांपल हमने यहाँ पे कवर की थी COFeC6 वाली, ये एग्जांपल भी कर सकते हैं. और हम यहाँ पे Cl ले लेते हैं, मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे. FeF6 3-, ये हमारे क्या हैं, वीक लाइगेंड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं करवा पाएंगे. यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ले लिया, Cn ले लिया, तो यहाँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा. ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली एग्जांपल्स जो हैं, इसके साथ वो हमारी कंप्लीट होती हैं. नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस की. तो इसमें भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है. अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 होनी चाहिए. तो पहले मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की. फॉर्मेशन ऑफ निकल कंबाइनिंग विद द 4 कार्बोनिल्स, और चार्ज कोई नहीं है, ज़ीरो चार्ज है यहाँ पे. तो यहाँ निकल हमारी क्या है, सेंट्रल मेटल है. इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है निकल की 3d8 4s2. तो पहले निकल की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं 4s एंड देन इट इज़ 4p. 3d 4s एंड दिस इज़ 4p. 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं हमने, 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं. और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो. कार्बोनिल जो है हमारा न्यूट्रल लाइगेंड होता है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, मतलब निकल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेगा लाइगेंड के साथ कंबाइन करने के लिए. अब यहाँ पे ये sp3 है तो हमें s ऑर्बिटल तो यहाँ एम्प्टी चाहिए. अगर स्क्वायर प्लेनर होता है तो भी dsp2s हमें एम्प्टी चाहिए होता है. ये एम्प्टी तभी हो सकता है अगर इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए. ये 3d में अगर आ जाते हैं तो 4s हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, और ये अवेलेबल हो जाएगा टू कंबाइन विद द लाइगेंड्स. इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक होएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है. और हमारा जो है लाइगेंड है वो CO है. CO जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेगा इन ऑर्बिटल्स में, और ऐसे जो है ज्योमेट्री हमारी बन जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दिस वन विल बी टेट्राहेड्रल इन नेचर. टेट्राहेड्रल एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल नहीं है. तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की. अब सेकंड एग्जांपल इसमें हम कवर करते हैं. सेकंड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ
Zn combining with the 4 ammonia ligands. इसमें पहले जिंक की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. जिंक 3d10 होता है एंड 4s2. and this is 4p. 3d10 सारे ये ऑर्बिटल्स completely filled हैं and 4s is 2. 3d 4s and 4p. यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे. अमोनिया हमारा न्यूट्रल लाइगेंड है तो जिंक हमारा यहाँ पे होएगा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो Zn2+ आयन बनाने के लिए हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. तो इसका मतलब 3d हमारा 10 ही रहेगा. 4s हमारा एम्प्टी हो जाएगा. अगर d हमारा कम्प्लीटली फिल्ड अप हो गया यहाँ पे तो d तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सिर्फ पॉसिबिलिटी अब क्या बची, s और 3 p ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आएगी. तो यहाँ अमोनिया जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके 4 अमोनिया they will undergo sp3 hybridization. sp3 hybridization का मतलब ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल. एंड सिंस सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं सो दिस वन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. ये 2 एग्जांपल्स हमारी होगी टेट्राहेड्रल की. अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड एग्जांपल, लेकिन इस पे हम ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी कितना है, 4 है. लेकिन इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 होनी चाहिए. तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2- आयन. निकल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. 3d8 होता है और ये 4s2 होता है. थ्री 4s एंड दिस इज 4p. 3d8 लेना है हमने एंड 4s2 लेना है. लेकिन निकल यहाँ पे Ni2+ की फॉर्म में है. तो Ni2+ आयन की जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है 4s में से. तो अगर 4s में से रिमूव कर देंगे तो 3d हमारा 8 ही रहेगा. लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेनी है कि ये d ऑर्बिटल को एम्प्टी करवाया जाए. सिंस Cn स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो ये एक d ऑर्बिटल यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. तो अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, अगर पॉसिबिलिटी है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे, पेयर होंगे. और ये कॉम्प्लेक्स वैसे भी ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर है बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या आते हैं, पेयर्ड आते हैं. अब d ऑर्बिटल एक एम्प्टी होने की वजह से Cn जो है लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में देगा, d एक s ऑर्बिटल और इसमें से 2 p ऑर्बिटल यूज में आएंगे बिकॉज 4 हमारे पास क्या है, Cn लाइगेंड है. तो इस तरीके से ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बन जाएगी DsP2. एंड अगर DsP2 है तो ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होएगा एंड ये कॉम्प्लेक्स हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर है. हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. लेकिन एग्जाम्पल थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी यहाँ पे. इस एग्जाम्पल को नोट करके रखना. ये वाली फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. इसमें कॉपर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है. कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है 4s4p. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में ये 3d10 होता है और 4s1 होता है. 3d10 एंड 4s is 1.
और कॉपर जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेज में है इस कॉम्प्लेक्स में। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो Cu2+ आयन है यहाँ पे। Cu2+ आयन में हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से रिमूव करना है, एक यहाँ से रिमूव करेंगे और एक हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 9 रह जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिए। अब इसमें एक ही पॉसिबिलिटी नज़र में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड है यहाँ पे, तो ये S एक एम्प्टी है, 3p एम्प्टी है, तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। और इस पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही इस कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। लेकिन एक्सरे स्टडी से पता चलता है कि ये sp3 ज्योमेट्री नहीं दिखाता है, ये कॉम्प्लेक्स दिखाता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए तो एक d ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। अब ये d ऑर्बिटल को एम्प्टी कैसे किया गया, तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए कि इस केस में हमने क्या करना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो दिखानी नहीं है, dsp2 दिखानी है इस केस में। तो ये इलेक्ट्रॉन एक अनपेड होना भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जंप कर गया, तो एक d ऑर्बिटल यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, जिसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लाइगेंड है अमोनिया, वो डोनेट करेगा इस d ऑर्बिटल में, एक s में और 2 p ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा। अब ये पूरी की पूरी जो हमारी थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मैग्नेटिक मोमेंट क्राइटेरिया पे बेस्ड थी। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट तो हमारा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, लेकिन ये हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता है। तो यहाँ पूरी थ्योरी जिस क्राइटेरिया पे बेस्ड थी मैग्नेटिक मोमेंट है, वो क्राइटेरिया जो है इस एग्जाम्पल में पूरा फेल हो जाता है। तो ऐसी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्राइटेरिया जो है वो हमारा काम में नहीं आता है, तो जिसमें से हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया dsp2, दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर, एंड एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज वीकली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये हमारी एग्जाम्पल सारी कंप्लीट होती हैं जो हमने करनी थी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें टेट्राहेड्रल आना था और जिसमें हमारे पास आने थे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आने थे। अब इसके साथ रिलेटेड, इस थ्योरी के साथ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं लिखने लगी हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल हमारी पर्टिकुलर थी जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्राइटेरिया हमारा फेल कर जाता है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि पूरी थ्योरी जो है एक्चुअल में ये बेस्ड है मैग्नेटिक मोमेंट पे। तो प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को ये थ्योरी कहती है कि हमने प्रिडिक्ट करना है उसके मैग्नेटिक बिहेवियर से। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू पे ये डिपेंडेंट है। तो फ्रॉम द एग्जाम्पल्स डिस्कस्ड जो हमने की हैं, फ्रॉम द एग्जाम्पल्स it is clear that the geometry of the complex की जो ज्योमेट्री है इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, can be predicted if its magnetic moment is known, अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं बाय अ फॉर्मूला म्यू इक्वल टू रूट n इंटू n+2, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। n यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल NiCl4 2- लेते हैं, ये ला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इज फाउंड टू हैव मैग्नेटिक मोमेंट। जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया तो ये देखा गया कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आ रही है। मैग्नेटिक मोमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज in this complex 3D electrons do not pair up,
जब हम Ni की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3D 8 होएगा, 2+ कॉन्फ़िगरेशन में तो Ni 2+ किया तो 3D 8 ही हैं। 3D 8 लिखते हैं तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें रखने ही पड़ेंगे बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन्स को हमने पेयर नहीं करना है। तो अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पता है तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ और हमारे पास इसके ड्रॉबैक आता है इस पॉइंट का। जैसे अभी हमने एग्जांपल ये वाली की है, वाई इज द कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4। अगर मैग्नेटिक मोमेंट ही इसका क्राइटेरिया है तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये स्क्वायर प्लेनर क्यों है और टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है? क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग तो ये हमारा टेट्राहेड्रल ही बनना चाहिए था, लेकिन ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है। तो एक्चुअल में फेलियर ऑफ मैग्नेटिक क्राइटेरिया, मैग्नेटिक क्राइटेरिया हर कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्राइटेरिया जो है ये फेल हो जाता है। तो इसमें थ्योरी में क्या आ जाते हैं, ड्रॉबैक्स आ जाते हैं इस केस में। तो अब ड्रॉबैक्स लिखते हैं। एक ड्रॉबैक तो ये हो गया कि मैग्नेटिक मोमेंट क्राइटेरिया है इसमें फेल हो जाता है, जिस पे पूरी की पूरी थ्योरी ही बेस्ड है। और कौन कौन सी चीज़ें ये जो थ्योरी जो है नहीं बताती है? एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब हम करते हैं तो उसमें होता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करना है कि नहीं करना है। ये जो है इसकी इंफॉर्मेशन हमें इस थ्योरी से नहीं मिलती है ज़्यादातर। इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई सम कॉम्प्लेक्सेस, किसी एक मेटल के कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। And some complexes of the same metal के ही जो complexes हैं in the same oxidation state भी सेम है, लेकिन वो क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दैट इज हाई स्पिन का मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दूसरा इसमें लिमिटेशन आती है, ये कोई भी सेटिस्फैक्ट्री कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादातर जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कलर क्यों दिखाते हैं, क्या रीज़न है कॉम्प्लेक्सेस के कलर दिखाने का। For the color of the complex. Then it does not distinguish between strong ligand and weak ligand. हम explanation में use तो कर रहे हैं कि strong ligand है तो electrons को pair कर दो, weak ligand है तो electrons को pair मत करो. But it does not give distinction between वीक एंड स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। और अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो किस वजह से ये स्ट्रॉन्ग है, किस वजह से ये वीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती है। और ये जो थ्योरी है इसमें बहुत सारी अजम्पशंस लेके हमें चलना पड़ रहा है, और साइंस में हमें प्रूफ चाहिए होता है। यहाँ पे इस थ्योरी में बहुत सारी क्या हैं, अजम्पशंस होती हैं। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल हमारी वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की जो हमने कैलकुलेट की है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो मैच नहीं करती। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डू नॉट coincide with the calculated values from वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें बहुत सारी
लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी में, काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स आते हैं थ्योरी के। इसको कवर करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो सारे ये क्वेश्चंस है इनके आंसर्स हमें देगी। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन सा है, वीक लाइगेंड कौन सा वाला होता है, कलर क्यों दिखाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है।